अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबील बेग है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। बेसिकली मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर जिक्र किया था मेल इनफर्टिलिटी का, कि मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है। आज हम बात करेंगे डिटेल में कि मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है और मेल इनफर्टिलिटी की कितनी टाइप्स हैं और उसकी कॉजेज़, उसके सिम्टम्स और उसका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस पे हम लोग आज का वीडियो जो है वो बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर अगर हम लोग स्टार्ट करें मेल इनफर्टिलिटी का, तो ओलिगोस्पर्मिया बेसिकली लो स्पर्म काउंट को कहा जाता है। पर पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इसके बहुत से सक्सेस स्टोरीज अवेलेबल हैं कि ओलिगोस्पर्मिया पेशेंट जो है वो 2 से 3 महीने के अंदर कवर अप हो जाता है और 10 to 15% पेशेंट ऐसे हैं कि जो कि आगे से किसी ना किसी प्रोसीजर की साइड पे मूव ऑन हो के जो है वो प्रेगनेंसी अचीव कर लेते हैं। सो ओलिगोस्पर्मिया के अंदर 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप ओलिगोस्पर्मिया की होती है माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया, सेकेंड टाइप होती है ओलिगोस्पर्मिया मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया एंड थर्ड टाइप स्फीयर ओलिगोस्पर्मिया। माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है? माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया 10 to 15% पर ml इजेकुलेट के अंदर जिसका स्पर्म काउंट आ रहा हो वो कहता है माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया। मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया बेसिकली लेस देन 10% स्पर्म वाले को मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया पेशेंट कहा जाता है एंड स्फीयर ओलिगोस्पर्मिया लेस देन 0 to 5% पेशेंट को स्फीयर ओलिगोस्पर्मिया पेशेंट कहा जाता है। अब अगर हम लोग माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया की बात करें तो हमारे पास 40 to 45% पेशेंट ऐसे हैं जो कि मेडिकेशन के थ्रू जो है प्रेगनेंसी अचीव कर लेते हैं और 5 to 7% पेशेंट हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो कि आगे से जाके IUI या IUTPI के ऊपर कॉज करते हैं या फॉल करते हैं, तो उन पेशेंट को IUI या IUTPI की साइड पे मूव ऑन करवाया जाता है। अब अगर हम लोग माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया पेशेंट की बात करें तो माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया पेशेंट के अंदर हमारे पास 30% चांसेस होते हैं उस पेशेंट के कि हम उसको लाइक मेडिकेशन के थ्रू जो है वर्कअप करके तो उसको कवर अप करके एक प्रेगनेंसी अचीव करवा लेते हैं और 20% हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम उस पेशेंट के जो है वो IVF की साइड पे उस पेशेंट को मूव ऑन करते हैं और प्रेगनेंसी अचीव करवा लेते हैं। और थर्ड टाइप है इसकी स्फीयर ओलिगोस्पर्मिया। स्फीयर ओलिगोस्पर्मिया पेशेंट क्या होते हैं? स्फीयर ओलिगोस्पर्मिया पेशेंट वो होते हैं जो लेस देन 0 to 5% हमारे पास आ रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या है। ओलिगोस्पर्मिया कॉजेज़ के साथ जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उसमें फ़र्स्ट कॉज आता है वेरिकोसिल। वेरिकोसिल बेसिकली क्या है कि वेरिकोसिल ब्लड की जो वेन्स हैं वो स्वेल कर जाती हैं, जिसकी वजह से टेस्टिस जो है उसका टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है और ओलिगोस्पर्मिया कॉज करता है। उसके बाद सेकेंड हमारे पास जो है वो डिज़ीज़ आती है, उसमें आता है इन्फेक्शन में HIV एंड गोनोरिया। उसकी वजह से जो है वो स्पर्म काउंट नील हो जाता है या स्पर्म काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद आती है थर्ड वन टाइप हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है, स्पेशली वो हार्मोन जो रिलीज़ हो रहे हैं हाइपोथैलेमस से एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से। फोर्थ वन हमारे पास आता है इजैकुलेशन डिसफंक्शन में हमारे पास प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है उसकी वजह से भी ओलिगोस्पर्मिया जो है वो होता है और उसके बाद रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन उसकी वजह से भी ओलिगोस्पर्मिया जो है वो कॉज करता है। हमारे पास फिफ्थ वन पे आता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से ना सिर्फ ओलिगोस्पर्मिया बल्कि एजोस्पर्मिया भी जो है वो कॉज कर जाता है। सिक्स वन हमारे पास जो कॉज आ रहा है या डिजीज़ जो आ रही है वो आ रही है ट्रॉमा या कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ हो जो कि टेस्टिस की साइड पे या रिप्रोडक्टिव ट्रैक की साइड पे कोई ऐसी चोट लगी हो तो उसकी वजह से भी ओलिगोस्पर्मिया जो है वो कॉज कर जाता है। उसके बाद कुछ ऐसी ड्रग्स है जो कि ख़ास तौर पे हमारे जो न्यू यंग जनरेशन है वो यूज़ कर रही है, लाइक जिसके अंदर मसल बिल्डिंग के लिए और लाइक एक्सरसाइज जो ख़ास तौर पे जिम में जाके करते हैं आजकल लड़के, तो वो यूज़ करते हैं कुछ ऐसे स्टीरॉइड्स जो कि डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं स्पर्म के ऊपर, इवन दो कि उसके अंदर ना सिर्फ पेशेंट ओलिगो बल्कि एक एजोस्पर्मिक कंडीशन तक भी पहुंच जाता है। तो उन चीज़ों से
प्लीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात करें। उसके बाद हमारे पास आता है इशू मेन इन्वायरमेंटल डिजीज़, इन्वायरमेंटल कॉज के इन्वायरमेंटल कॉज जो है जो हमारे इर्द गिर्द चल रहा है उसमें क्या है। इन्वायरमेंटल कॉज पे हमारे पास फर्स्ट थिंग आती है फार्मिंग, सेकेंड थिंग आती है पेंटिंग। अब फार्मिंग जो केमिकल यूज़ होते हैं फार्मिंग के अंदर, उसकी वजह से भी जो है ओलिगोस्पर्मिया कॉज करता है और मेल इनफर्टिलिटी कॉज करती है। उसके बाद पेंटिंग के अंदर जो लाइक बोर्ड पेंटिंग है या जो घरों के अंदर लोग पेंटिंग करते हैं, उसकी जो केमिकल उसके अंदर यूज़ होते हैं उसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी कॉज करती है। ठीक है। उसके बाद रेडिएशन, रेज रेडिएशन जो होती है, रेज रेडिएशन खास तौर पे जहाँ पे एक्सरे मशीन्स चल रही होती हैं, तो एक्सरे मशीन की वजह से भी जो है वो कई दफ़ा इनफर्टिलिटी कॉज कर जाती है। और इसके बाद एक मेन इशू, कॉमन इशू जो कि हर दूसरे तीसरे बंदे के अंदर पाया जाता है, वो होता है स्क्रॉटम। स्क्रॉटम टेम्परेचर जो है वो लेस देन बॉडी होता है, मतलब हमारी बॉडी से हमारा स्क्रॉटम का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और जिस टाइम हम लोग लाइक लैपटॉप पे बैठे होते हैं या हम लोग कोई ऑफिशियल वर्कअप कर रहे होते हैं बैठ के, तो उसकी वजह से हमारी टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जो कि मेल इनफर्टिलिटी का एक मेन कॉज बनता है। उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किचन के अंदर काम कर रहे हैं, जो हीट वाली जगह पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेस्टिस जो है वो हीट अप होती है और मेल इनफर्टिलिटी कॉज करती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हॉट टब बाथ। लाइक कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने बाथ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म पानी के साथ जो है वो लेते हैं, उसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी कॉज आता है। ठीक है। और उसके एक रीज़न ये भी है कि जो हम स्मोकिंग करते हैं, जो पेशेंट्स जो अल्कोहलिक यूज़र हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा इशू है मेल इनफर्टिलिटी की कॉज के अंदर। और इसके बाद का सबसे मेन इशू जो है इनफर्टिलिटी कॉज करने का, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिस पे ना तो कोई बात करता है और ना उस पर कोई देखता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए कोई मेडिकेशन यूज़ हो या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीज़ किस तरह किया जाए। और ये इशू खाली मेल का नहीं है, इससे फीमेल इनफर्टिलिटी में भी बहुत ज़्यादा जो है वो केसेस देखने को मिलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से रीएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, जिसको ROS मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है, और एक वैसी जो इसकी जो है वर्डिंग वो है रीएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि डायरेक्ट किल और डैमेज कर रहे होते हैं बॉडी के सेल्स को। और मेल के अंदर जो स्पर्म काउंट है और मोटिलिटी है और मॉर्फोलॉजी है, उसको किल और डैमेज कर रहे होते हैं। क्योंकि मेल के अंदर और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, जिसमें मतलब उसको एक तो सोशली अपनी जॉब का डिप्रेशन, उसके बाद जब ख़ास तौर पे इनफर्टिलिटी स्टार्ट हो जाती है तो इमोशनली डिप्रेशन के अंदर जब मेल जाता है, तो एक तो वो ऑलरेडी इनफर्टाइल होता है, पर जब जिसमें इनफर्टिलिटी के अंदर अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सोचने लग पड़ता है, जो कि ऑलरेडी उसके स्पर्म को और ज़्यादा मज़ीद ख़राबी की साइड पे लेके जाती है। और ये हो गए हमारे मेजर इनफर्टिलिटी के जो कॉज हैं, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी कॉज करती है। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक कपल के लिए, वो आता है डायग्नोस बीमारी का जड़ है। जब तक हमारे पास डायग्नोसिस नहीं है, हम किसी भी बीमारी के ऊपर काम नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि मोर देन 1000 लैब्स हैं जो पाकिस्तान में वर्किंग कर रही हैं, और हर एक छोटी से छोटी लैब भी सीमेन एनालिसिस को जो है वो प्रोसीड कर रही है और सीमेन एनालिसिस का टेस्ट कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। और अगर हम अब सीमेन एनालिसिस की बात करें तो सीमेन एनालिसिस के अलावा बहुत से ऐसे टेस्ट हैं कि जो कि मेल इनफर्टिलिटी में लिए जाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी लैब्स हैं जो कि एक्चुअली WHO के क्राइटेरिया से और मैकुलर चैम्बर एंड काउंटिंग चैम्बर पे वर्कअप कर रही हैं, जो कि एग्जैक्ट काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी बता रही होती हैं। सो आप लोग उन लैब्स पे ज़रूर जो है जाए जो लैब्स एग्जैक्ट क्वांटिटी, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी पे बात करती हैं।
अब हम लोग बात करते हैं कि आया डायग्नोसिस में टेस्ट कौन कौन से लिए जाते हैं। फर्स्ट टेस्ट हमारे पास होता है मेल इनफर्टिलिटी का सीमन एनालिसिस, सेकेंड टेस्ट सीमन कल्चर, थर्ड टेस्ट हार्मोनल टेस्ट होता है, फोर्थ वन स्क्रॉटर अल्ट्रासाउंड होता है, फिफ्थ वन हमारे पास एंटीबॉडी टेस्ट होता है, उसके बाद जेनेटिकली टेस्ट आता है, स्पर्म फंक्शनल यूरिया टेस्ट होता है, उसके बाद पोस्ट इजेकुलेशन यूरिया टेस्ट भी इसमें करवाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन बायोप्सी जो है, टेस्टिकुलर बायोप्सी जो है वो भी हम लोग इसमें करवाते हैं कई दफ़ा, जो ऐसे मेल इनफर्टिलिटी के हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पे कि बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी की ओलिगोस्पर्मिया की ट्रीटमेंट क्या है। ओलिगोस्पर्मिया की ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करें। लाइक अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं उसको क्विट करें, आप अगर अल्कोहलिक यूज़र हैं तो उसको क्विट करें, अगर आप कोई ऐसा स्टीरॉयड ले रहे हैं उसको क्विट करें, और कोशिश करें कि अगर आपका ऑफिशियल या बैंकिंग का काम है तो आप कुछ देर के लिए वॉक करें और फिर आके आप अपना काम स्टार्ट करें, ताकि आपकी जो टेस्टिस है उसके अंदर हीट पैदा ना हो जो कि आगे से इनफर्टिलिटी को कॉज ना करें। अब अगर हम लोग बात करें, इनके अलावा कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो कि मेडिकेशन के थ्रू चलते हैं। मेडिकेशन के अंदर बहुत से ऐसे क्वैक हैं और बहुत से ऐसे अनएथिकल लोग वर्किंग कर रहे हैं कि जिसमें वो मल्टीविटामिन्स दे रहे हैं, जिसमें वो लाइक सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि मल्टीविटामिन या एंटीऑक्सीडेंट दे के इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जाता है। या अगर हमारे कोई प्रोफेसर अगर कोई मल्टीविटामिन या सुपर एंटीऑक्सीडेंट लिख रहा है तो वो उसकी वजह कुछ और है। अगर वो किसी वजह से लिख रहे हैं तो मे बी उसकी रीज़न बिहाइंड कुछ और हो, ठीक है। पर इनफर्टिलिटी में मल्टीविटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट्स का कोई वर्कअप नहीं है। इसका वर्कअप जस्ट परफॉर्मेंस को या सेक्सुअली हैबिट्स को इन्हांस करना है। लाइक मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ हो रही होती हैं लॉस ऑफ लिबिडो में, जनरल वेल वीकनेस के अंदर, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए, तो वहाँ पे मल्टीविटामिन या एंटीऑक्सीडेंट वर्कअप कर रही हैं। पर इनफर्टिलिटी में मल्टीविटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स वर्कअप नहीं करती। इसका क्राइटेरिया एक बिल्कुल अलग है। इसमें बेसिकली अमाइनो एसिड्स यूज़ होते हैं, वो अमाइनो एसिड्स जो बॉडी में ऑलरेडी वर्कअप कर रहे होते हैं, या वो अमाइनो एसिड्स जो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं, या जो ब्लड की वेसल्स को रिप्रोडक्टिव ट्रैक की साइड पे ओपन कर रहे होते हैं, ताकि क्वालिटी का स्पर्म मूव ऑन हो सके नेचुरल इजैकुलेशन के लिए। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने डिटेल में बात की है ओलिगोस्पर्मिया में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे एस्टिनोस्पर्मिया, टेट्रोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।